ना, ये स्टेटमेंट अगर पूछा जाए कि आज़ादी भारतीयों का अधिकार है, किसने कहा? क्लेमेंट एटली ने। ध्यान रखोगे। कब जीता था? मार्च 1946 में चुनाव हुए थे, एटली सरकार में आया था हरा करके। 8 अगस्त को ही 0 आवर ऑपरेशन चलाया गया था। 9 अगस्त के लिए हमने बम्बई अधिवेशन बनाया था कि इस दिन करेंगे, और ये गांधी जी के दोनों ही नारे याद रहेंगे। अब क्लेमेंट एटली क्या करता है? अपनी संसद से, अपनी संसद मतलब जो उसकी पार्लियामेंट है, उसमें से उसने अपने जो नेता थे, बड़े बड़े नेता जिनको हम कहते हैं कैबिनेट के मंत्री, कैबिनेट के मंत्रियों को भेजा। और जब कैबिनेट के मंत्री भारत आ रहे हैं और किसी उद्देश्य से आ रहा है, तो उनका एक मिशन है, तो उसी मिशन को हमने कह दिया कैबिनेट मिशन। क्या बोला हमने? कैबिनेट। कैबिनेट के नाम क्यों पड़ा, पता समझ में आया? क्यों पड़ा नाम? तो ये बहुत भाई परेशान करते हैं, इतना बढ़िया सा गाना बजाते हैं, मन करता है नाचने लगे, क्लास डिस्टर्ब हो जाती है। फिर कैबिनेट मिशन आया, कब आया? मार्च 1946। समझ में आता है ये सब मेरी लिखी हुई? नहीं भी आता तो सुनो, कहानी सुनो, मजा तो आ ही रहा होगा। मारपीट हो रही है बीच बीच में, क्या है? थोड़ा नीचे लिखे, ज़्यादा ऊपर हो गया। चलो फिर से लिख देते हैं। कैबिनेट मिशन कब आया? मार्च 1946 में भारत में आता है। अब इसमें कैबिनेट के 3 लोग हैं, ब्रिटेन की कैबिनेट के 3 लोग हैं। कौन कौन से? एक तो है पैंथिक लॉरेंस। कौन है? पैंथिक लॉरेंस। ध्यान रखना, ये लॉरेंस बिश्नोई नहीं है, ठीक है? ये लॉरेंस है लेकिन लॉरेंस बिश्नोई नहीं है, ठीक? तो कंफ्यूज मत होना। दूसरा है, ये भारत सचिव बन के आया था। क्या बन के आया था? भारत सचिव। और इस मिशन का अध्यक्ष भी यही था। इस मिशन का अध्यक्ष भी कौन था? पैंथिक लॉरेंस ही था, तो ये ध्यान रखना। और एक था एवी अलेक्जेंडर। कौन था? एवी अलेक्जेंडर। और तीसरा आदमी था, इसका नाम था स्टेफर्ड क्रिप्स। नाम सुना सा लगा है ना? ये कहाँ सुना है? इसके पहले बता दो। इससे पहले क्या बताया था? क्रिप्स मिशन में यही तो आया था, यही तो था युद्ध मंत्री। कहा इसको दोबारा क्यों भेजना है? इन्होंने कहा कि यार भारत वाले किसी बात पे भड़क जाते हैं। वहाँ पे एक बुढ़ाई है, वो अपनी धोती कुर्ता उठा के किसी बात पे बीच बात में से उठ के भाग लेते हैं। तो उनको ये थोड़ा समझाया आदमी एक बार मिल चुका है, भारत हो भी आया तो वहाँ का माहौल भी समझता है, तो इसको भी ले जाओ साथ में। तो ये समझेगा। गांधी जी भड़क जाते थे। गांधी जी के मन की बात अगर नहीं हो रही है तो फिर मोदी जी के मन की बात भी नहीं सुनते थे वो, ठीक है? समझ रहे बात को? तो स्टेफर्ड क्रिप्स भी आया साथ में, उनको भेजा गया 3 लोगों को। कौन कौन है? पैंथिक लॉरेंस है, एवी अलेक्जेंडर है और स्टेफर्ड क्रिप्स है। वही 1942 वाला जो क्रिप्स मिशन में आया था। इन 3 लोगों को भेजा गया। अब इन 3 लोगों ने, या फिर कहें कि इस कैबिनेट मिशन ने डिसाइड किया कि हम लोग जुलाई 1948 तक पूरी व्यवस्था करके, अचानक से नहीं छोड़ेंगे, एक पूरी व्यवस्था करके, कब तक? जुलाई 1948 तक भारत को क्या कर देंगे? आज़ाद कर देंगे, भारत को स्वतंत्र कर देंगे। लेकिन उससे पहले भारतीयों को अपनी पूरी व्यवस्था बना लेनी होगी। व्यवस्था हमको क्या बनानी थी? खाना पीना सब बना तैयार रखा था एकदम टनाटन, तुम जाओ हम यहाँ दावत कर दें सीधे, हैं? तो कहा 1948 तक आज़ाद कर देंगे। जो उस समय के ज़्यादा वैसे एग्रेशन वाले आदमी थे, कहते अब तो सब कुछ कर दिया तुम्हारे लिए, अब कहे 48 तक, तुरंत जाओ, 2 साल का काहे का वेट भाई, तुरंत निकलो। लेकिन गांधी जी चाह रहे थे कि ये लोग तुरंत ना जाएं। कारण क्या था? कि हमको अभी हमारा मेन काम करना बाकी है। क्या काम? हमको अपनी संविधान सभा स्थापित करके एक नया संविधान गठित करना है, उसे बनाना है। तो मेन काम हमारा अभी बाकी था, अभी नया संविधान बनाना बाकी था। तो इनसे मांग करी गई कि हमको भैया एक क्या तुम दो? संविधान सभा बनाने की मंजूरी दो। क्या दो? हाँ, तो क्लेमेंट एटली ने कहा तो जो भी मांगे सब दे देना, इनको मना नहीं करना है इनको। खुले मन से जाओ और दे के आओ। कहा कि इनको संविधान सभा दो। कहा बना लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, बनाओ आराम से बनाओ, तुम लोग बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। कहा ठीक है भाई बना लो। तो संविधान सभा बनवाई गई। 389 सदस्य संविधान सभा में आए। कहा कि 389 सदस्य आएंगे।
पर ये 389 सदस्य कौन होंगे ये कौन डिसाइड करेगा? समस्या हो गई। हर आदमी चाहता है हमारे लोग हों, 389 में से 400 लोग तो अकेले हमारे ही होने चाहिए, हैं? ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। पर फिर भी सब लोग यही चाहते थे कि हमारे लोग हों तो अपने हिसाब से संविधान लिख लें। इसलिए संविधान जब अपने हिसाब से लिख लेंगे तो शासन भी हमारा ही होगा, जो हम चाहेंगे वो लिखेंगे वही शासन होगा। सरकार भले हमारी हो ना हो, लेकिन नियम तो वही रहेंगे जो हम चाह रहे हैं। जो हम सरकार में हो के करते हो नहीं भी होंगे तब भी वही करेंगे। तो संविधान अगर हम अपने हिसाब से बना लें तो सबसे बढ़िया गोल्डन चांस यही था। हर आदमी चाहता था कि हम संविधान सभा में उपस्थित हों। तो हमारे यहाँ पे दो बड़ी बड़ी पार्टियां, एक है मुस्लिम लीग और एक है कांग्रेस। दोनों ही चाहते हैं कि हम इसमें अपने ज़्यादा सदस्यों को भेज पाएं। लेकिन तुम्हें याद होगा राजा भी तो हैं, उनको कहाँ छोड़ दे रहे हो? अभी तक राजा भी तो हैं, अभी कौन सा हम लोग आज़ाद हो गए? अभी राजा भी तो हैं, तो राजाओं को भी देना है। अब राजाओं को तो इग्नोर कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनके पास अभी भी सेना है, उनके पास सेना है, उनके पास पावर भी है और पैसा भी उन्हीं के पास है। अधिकतर जनता भी उन्हीं का समर्थन करती है। जनता ऐसी होती है, अपने राजा का ही समर्थन करती है। अधिकतर जनता भी उन्हीं के साथ में, जो उनका विरोध नहीं करेगी। तो उनको भी इसमें सदस्यता देनी है। तो ब्रिटेन वाले लोगों ने बनाया कि 93 हम देसी रियासतें कर देते हैं। क्या कर देते हैं? 93 देसी रियासतें कर दी कि इतने तो राजाओं के सदस्य आएंगे, अलग अलग रियासतों से इतने राजा आएंगे। बाकी बचे कितने? 93 माइनस कर दो 6, यह कितना बचा? कितना बचा? 296। बहुत सही, 296 सदस्य बचे। कितने बचे? 296 सदस्य। का इन 296 सदस्यों में से हम क्या करा लें? चुनाव करा लें। क्या करा लें? चुनाव करा लें। इन पे जो चुनाव होगा वो चुनाव कैसा होगा? अप्रत्यक्ष होगा। कैसा होगा? जैसे प्रत्यक्ष चुनाव होता है वैसा नहीं, जैसे राष्ट्रपति का होता है, जैसे राज्यपाल का होता है, वैसे चुनाव का अप्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव को, राज्यपाल का तो नहीं, राष्ट्रपति का। तो 296 सीटों पे हम क्या करेंगे? चुनाव करा लेंगे। क्या करा लेंगे? अब समस्या ही, अब अंग्रेज हैं तो दिमाग से अंग्रेज ही। अब कितने भी अच्छे हो जाएं, इतने तो अच्छे कभी नहीं हो सकते कि कुत्ते हो जाएं। कुत्ता वफादार होता है, इन पर भरोसा नहीं कर सकते। अब इन्होंने सोचा कि यार ये देश तो जा रहा है, लेकिन इसको ऐसा करें, इसको टुकड़े टुकड़े में कर दें और कुछ ऐसी व्यवस्था कर दें कि जिंदगी भर आपस में लड़ते ही रहें। क्योंकि इतना उनको पता था कि अगर इनको हमने आज़ाद कर दिया तो आने वाले समय में दुनिया पे राज ये कर लेंगे। इतने इनके अंदर पोटेंशियल है। इनके पास साइंस भी हमसे ज़्यादा है, पर वो सारी साइंस इन्होंने अपने धर्मों में लगा के रखी है, छुपा रखी है, मतलब धर्मों में ही। और धर्मों में पढ़ने की योग्यता, अनुमति जो है सबको दे रखी। जैसे ही ये लोग आधुनिक होते जाएंगे, उधर की किताबें इनकी खुलती चली जाएंगी और ये अपनी साइंस का इस्तेमाल करते करते हम लोगों को बहुत पीछे छोड़ देंगे। लड़ने में तो ये लोग, जेनेटिक इनके अंदर है। हाँ, इनके यहाँ ऐसी कौम है जो तलवारों की पूजा कर रही हैं, तो लड़ने में तो ये लोग बहुत माहिर हैं। पूरी दुनिया पे ये लोग राज कर लेंगे। तो कुछ ऐसा करते हैं कि इनको आपस में ही हमेशा हमेशा के लिए लड़ा के चले जाएं, जिससे ज़िंदगी भर ये लोग क्या करें? बस लड़ते ही रहें। ऐसी व्यवस्था उन्होंने बनाई। क्या किया? कहा दो पार्टियां बड़ी बड़ी हैं, कांग्रेस और मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग छोटी पार्टी है, कांग्रेस बड़ी पार्टी है। तो क्या करते हैं? छोटे वाले को थोड़ा बढ़ावा देके उसको बड़ी कर देते हैं, जिसमें टक्कर बराबर की हो इनकी। क्या हो? अब उस समय मुस्लिम लीग का जो लीडर था वो था जिन्ना। कौन था? जिन्ना। जिन्ना से पूछा तुम्हें क्या चाहिए? जिन्ना ने कहा हमको चाहिए अलग देश। का क्या करोगे अलग देश? कहा मुसलमानों के लिए एक अलग देश बनाएंगे, मुस्लिमों के लिए देश होना चाहिए। तो पैंथिक लॉरेंस ने उसको साइड में बुलाया, कहा तुमको खाली देश ही चाहिए ना? कहा हाँ। कहा किस लिए? मुसलमानों के लिए। कहा हाँ। तो ऐसा ना करो, अलग क्यों चाहिए? पूरा ले लो ना, पूरा ले लो मुसलमानों के लिए, पूरा मुसलमानों के लिए बना लेना। कहा ऐसा कैसे हो सकता है? बुढ़ाऊ भी तो हैं, भड़क जाएंगे, वो तो सुनते ही नहीं किसी की। और नेहरू भी तो हैं लाइन में लगे हुए हैं, और कैसे ले लेंगे? कहा देखो, शासन करने के लिए जरूरी नहीं है कि तुम गद्दी पे बैठो। शासन करने के लिए तुम गद्दी पे बैठ के जो करोगे, वो अगर नहीं बैठ के अगर वही हो रहा है, तब भी तुम एक हिसाब से शासन ही तो कर रहे हो। कहा बात तो सही है तुम्हारी, हमारे कानून के, हमारे शरिया कानून के हिसाब से लगना चाहिए, मोरंग सीमेंट के हिसाब से नहीं। तो कहा ठीक है।
कहा कि देखो संविधान अगर तुम अपने हिसाब से बना ले जाओ, अगर संविधान अपने हिसाब से तुम बना ले जाओ तो पूरे देश का शासन भी तुम्हारा ही होगा। होगा नहीं होगा? नेहरू को ये बात समझ, जिन्ना को ये बात समझ में आ गई। कहा संविधान अपने हिसाब से बना के चले जाएंगे, मुसलमान है सीमित ही। अगर हम भारत का ऐसे नक्शा बना लें, नक्शा भारत का है मान लो, तो इधर बंगाल वाला क्षेत्र, इधर पाकिस्तान वाला क्षेत्र, इधर जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र, इधर हैदराबाद वाला क्षेत्र, इन्हीं 4 स्थानों पे ही तो मुसलमान ज़्यादा हैं। बाकी पूरे देश में तो बाकी हिंदू धर्म और बाकी अन्य धर्मों के लोग हैं। तो कहा कि अधिकतर सदस्य हमारे कैसे आएंगे, मैं चुनाव करवा रहे हो, चुनाव में हम कैसे जीतेंगे? मैंने कहा तुमको उन पे भरोसा है कि नहीं? अपने बाप पे भरोसा है? क्या बाप तो हमारे वो हैं भारत वाले। कह रहे कुछ भी मान लो, थोड़ा सा नाजायज मान लो, नाजायज मान लो। हाँ भरोसा तो है चाचा जी, आप पे भरोसा तो है। कहा ठीक है, बस तुमको इतना करना है, तुम चुनाव लड़ो। तुम्हें क्या चाहिए? लगभग 400 सीटें हैं, 389। अगर 200 सीटें तुम ले आओ तो बहुमत तुम्हारा होगा। कहा हाँ। और बहुमत तुम्हारा होगा तो फिर तुम जो कानून रखोगे वो पास भी हो जाएगा। कहा हाँ। तो कहा फिर ले आओ 200 सीटें। कहा कहाँ से? भाई ऐसे कैसे ले आओ, चुनाव में हम जीतेंगे नहीं, 4 ही जगह तो है जहाँ से मुस्लिम वोट मिलेंगे, उसके अलावा तो हमें कोई पूछेगा भी नहीं। तो कहा ठीक है, ऐसा करते हैं जो मुस्लिमों का क्षेत्र है वहाँ पे सिर्फ अगर मुस्लिम ही लड़ने के लिए कह दें कि वहाँ पे कोई दूसरा खड़ा भी नहीं हो सकता। मुस्लिमों का वोट अलग से वोट है, वो मुस्लिमों वाले अपने नेता को तो देंगे ही देंगे, हिंदुओं वाले नेता को अलग से देंगे। हिंदुओं में भी तुम अपने कैंडिडेट चुन सकते हो। इसे कहा गया पृथक निर्वाचन पद्धति। क्या कहा गया? पृथक निर्वाचन पद्धति या पृथक निर्वाचन प्रणाली। तो पृथक निर्वाचन प्रणाली यहाँ पे उन्होंने लगाई। क्या लगाई? पृथक निर्वाचन प्रणाली। और इसमें 3 हिस्सों में उन्होंने चुनाव को तोड़ा। 3 हिस्से कौन कौन से? पहला मुस्लिम, दूसरा सिख और तीसरा अन्य। कहा 3 हिस्सों में तोड़ देते हैं, जिनमें से इन दोनों को ऐसा कर देते हैं कि जहां पे सिर्फ मुस्लिम होंगे वहां पे सिर्फ मुस्लिम ही कैंडिडेट खड़ा होगा। जहाँ पे जनसंख्या में मुस्लिम ज़्यादा होंगे ऐसे क्षेत्र में सिर्फ मुस्लिम ही कैंडिडेट खड़ा होगा। जब मुस्लिम ही होगा तो मुस्लिमों को तो अपने पक्ष में कर लोगे ना। जिन्होंने कहा हाँ उनको तो कर ही लेंगे। तो जब रेस में अकेला ही कुत्ता दौड़ेगा तो गधा तो नहीं जीतेगा, है ना? कोई जब अकेले दौड़ रहे हैं तो कौन जीतेगा? तो जब वही लड़ रहे हैं, दोनों ही पक्ष के उनके ही हैं, इधर भी मुस्लिम उधर भी मुस्लिम, एक तो जीतेगा ना, उसको अपनी साइड में कर लोगे। जिन्होंने कहा हाँ कर लेंगे। क्या बहुत बढ़िया, तो सारे मुस्लिम वाले तो तुम्हारे कैंडिडेट हो जाएंगे। कहा थोड़े सिखों को भी कर लेना, इनकी जनसंख्या कम है, उनको पहला फैसला लेना और बाकी इधर सीटें निकाल लेना। अन्य वाले में सब लड़ेंगे। ये वही है जनरल ओबीसी एससी वाला जैसे होता है कि एससी की सीटों पे सिर्फ एससी फॉर्म भरेंगे, ओबीसी पे सिर्फ ओबीसी भरेंगे और जनरल वाले में सारे कर सकते हैं। वही से कर दिया गया कि मुस्लिमों में सिर्फ मुस्लिम लड़ेंगे, सिखों में सिर्फ सिख लड़ेंगे, अन्य वाले में सब लड़ेंगे। ये तो तुम्हारी फिक्स ही है। कुछ सीटें यहाँ से भी निकाल लोगे, ऐसे करके तो ले आओगे 200। कहाँ ऐसे तो जीत लेंगे 200। जिन्ना को कॉन्फिडेंस आ गया कि अब पाकिस्तान नहीं चाहिए, अब पूरा का पूरा हिंदुस्तान चाहिए। अब हिंदुस्तान में ही हम सरिया मोरंग गिट्टी सीमेंट कानून लगाएंगे। ठीक है, कहा बात तो तुम्हारी सही है। अब इन्होंने चुनाव लड़ा। अब चुनाव में होगा क्या? क्या होगा चुनाव में? चुनाव में वोटिंग होगी। और वोटिंग में जिन्ना को कितने लोग पसंद करेंगे? अब बताओ 389 सदस्यों में से जिन्ना कितने सीटें जीत पाया होगा? इतनी सब व्यवस्था उसके हिसाब से कर दी गई कि तुम जीत जाओ, फिर भी वो कितनी सीटें लाया होगा? मात्र 73 सीटें जीता। कितनी? कौन? मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग कितनी सीटें जीती? मात्र 73 सीटें। और बाकी की सारी सीटें कौन जीता? कांग्रेस। अब जिन्ना भड़क गया कि इन 73 में तो हमको कोई पूछा भी नहीं, 389 लोगों में 73 की क्या ही इज्जत। अब जिन्ना भड़क गया कि नहीं 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 नहीं, हमको ये वाला गेम पसंद नहीं है, दीवानी हुई हमारे साथ, हम खेलेंगे ही नहीं। हमको चाहिए अलग पाकिस्तान, हमको पूरा हिंदुस्तान नहीं चाहिए, हम अलग पाकिस्तान लेंगे। अड़ गया बात से, चुनाव हार गया, भड़क गया। कहा कि अब हम ऐसे नहीं खेलेंगे, हमको लेना है पूरा हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान नहीं मिला तो हमें चाहिए अलग पाकिस्तान। हम अलग लेंगे लेकिन इसमें नहीं खेलेंगे। अब चुनाव हार चुका है, लेकिन अब चुनाव तो मानने पड़ेंगे ना भाई तुम्हारे हो। तो जिन्ना ने कहा कि अब हम करेंगे प्रत्यक्ष कार्यवाही। क्या करेंगे? हाँ, 16 अगस्त
1946 को इसने घोषणा कर दी किसकी? प्रत्यक्ष कार्यवाही। प्रत्यक्ष कार्यवाही का मतलब समझते हो कि अब जो भी कार्यवाही होगी प्रत्यक्ष तौर पे हम करेंगे। कार्यवाही के तौर पे उसने कहा कि अब हम कराएंगे दंगे। प्यार से नहीं मानोगे, दुलार से नहीं मानोगे, तो फिर हथियार से मानोगे। कैसे मानोगे? अब दंगे कराएंगे हम पूरे हिंदुस्तान भर में। कहाँ दंगे कराओगे? जहाँ जहाँ मुस्लिम क्षेत्र ज्यादा, जहाँ पे मुस्लिम जनसंख्या ज्यादा है, हर क्षेत्र में हम कराएंगे अब दंगे। का प्रत्यक्ष का मतलब क्या है? भाई हमारे यहाँ शब्दों का थोड़ा थोड़ा सा जड़ में घुस जाते हैं हम लोग। का प्रत्यक्ष का मतलब क्या है? का प्रत्यक्ष मतलब खुले तौर पे अब कराएंगे दंगे। गांधी ने कहा इधर आओ बेटा, तुम इधर आओ, यहाँ आओ। इसका मतलब क्या है? कि इसका मतलब पहले जो अप्रत्यक्ष तौर पे हो रहे थे दंगे, उसके पीछे भी तुम ही थे। जिन्ना कह रहा नहीं वो गलत समझ रहे हो तुम। बेटा अब समझ में आ गया तुम्हारा गेम। गांधी जी समझ चुके थे कि ये आदमी गलत है। गांधी जी बहुत मानते थे जिन्ना को, लेकिन उनको समझ में आ गया था कि ये आदमी गलत है। ये सिर्फ सत्ता पाने के लिए हजारों लाखों की लाशों के ऊपर से भी होकर के जा सकता है, और इसने कराया भी वही। इतने दंगे कराए कि वो एक बूढ़ा बड़ा हाड़ मास का आदमी जो लाठी लेकर के चलता है, वो दौड़ते दौड़ते बेचारा परेशान हो गया। जगह जगह से दंगे शांत कराते कराते, नुआखाली जैसे दंगे शांत कराते कराते बेचारा आखिर में मर ही गया। जब पाकिस्तान का विभाजन हो रहा था, अलग बन रहा था देश, तब भी गांधी जानते क्या कर रहे थे? तब भी दिल्ली में गांधी नहीं थे, पश्चिम बंगाल में थे। पश्चिम बंगाल में नुआखाली में दंगे शांत करवा रहे थे। ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पे लड़ाइयाँ हो रही थी, जहाँ पे मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं, वहाँ पे लोग मार रहे थे हिंदुओं को। तो गांधी जगह जगह जा करके सबको समझाते, क्योंकि मानते दोनों पक्षों में थे, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, दोनों पक्षों के लोग गांधी को बहुत मानते थे। तो आदमी जगह जगह जाके सबसे रिक्वेस्ट कर रहा है, सबको मना रहा है। जहाँ पे हिंदू बाहुल्य में वहाँ तो मान जा रहे हैं सब लोग गांधी की बात कि चलो यार बाबा कह रहे हैं मान जाते हैं, लेकिन मुस्लिम नहीं मान रहे थे। तो वो जा जाकर बहुत परेशान आदमी था, बुढ़ापे तक वो इंसान बहुत संघर्ष किया। आज लोग कहते हैं कि गांधी ने ये गलत किया, गांधी ने वो गलत किया। अरे यार कम से कम समझो, वो आदमी बहुत आगे की सोचता था। जो कहते हैं गांधी जी ने हथियार क्यों नहीं उठवा लिए? इतनी सारी जनसंख्या को एक साथ जब बुला सकते थे, जब अनशन पे बैठ जाते थे तो अंग्रेजों की हवा टाइट हो जाती थी, तो एक बार उतने ही लोगों से कहते कि लाठी लेके निकल आओ, अंग्रेजों को चुटकियों में भगा देते। और ये संभव था, अंग्रेज भाग जाते अगर गांधी आह्वान करते कि हाँ हथियार लेके सड़क पर उतर आओ। अंग्रेजों की दम नहीं थी कि रुक जाते भारत में, लेकिन गांधी ने कभी ऐसा नहीं किया। और कुछ लोग आज गांधी को सिर्फ इसी बात पे लेकर के उनकी आलोचना करते हैं कि गांधी ने हथियार उठाने की बात लोगों से क्यों नहीं कही, क्यों बार बार वो सत्याग्रह करते थे, क्यों हर बार वो असहयोग आंदोलन जैसा आंदोलन करते थे, हथियार उठा करके सशस्त्र आंदोलन करते, विद्रोह करते, ऐसा क्यों नहीं किया? गांधी बहुत दूर की सोचते थे। आज जो बांग्लादेश में हो रहा है, पता बांग्लादेश में क्या हो रहा है? बांग्लादेश की जनता ने सड़कों पर उतर करके वहां की जो सरकार थी, शेख हसीना की सरकार थी, उसको अपदस्थ कर दिया और वहां पे अपने मन का नेता बिठा दिया। जब जनता पूरी सड़कों पे उतर आती है, विद्रोह करने लगती है, तोड़फोड़ करने लगती है, तो सरकारें दब जाती हैं, अपने आप ही दब जाते हैं। और गांधी को पता था कि एक बार अगर ये वाला आइडिया लग गया हमारे लोगों को, हमारी जनता को ये लग गया कि शासन को हम लोग हथियारों से भगा सकते हैं, तो जब भी शासन की कोई भी बात जनता को पसंद नहीं आएगी तो वो हमेशा यही तरीका अपनाएगा। और गांधी कभी नहीं चाहते थे कि किसी भी लोकतंत्र के लिए अच्छी बात ये नहीं है कि सरकार को हटाने के लिए तुम लोग हथियार लेकर के सड़कों पे आ जाओ। गांधी जानते थे कि अगर एक बार हमने अंग्रेजों को भगाने के लिए किया तो आने वाले समय में जो हमारी सरकारें बनेंगी, अगर जनता को उनकी बात भी समझ में नहीं आती है तो वो भी यही तरीका अपनाएंगे। बांग्लादेश ने एक बार कर लिया, शेख हसीना को हटा लिया। अभी तुमको बताएं, कल का ही तुमको बताएं खबर, कल वाले दिन वहाँ के लोग फिर से सड़कों पे उतर आए हैं। अब वो चाहते हैं कि जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं उनको भी सरकार शासन से हटाया जाए, और वो कर लेंगे ऐसा, क्योंकि एक बार जिसको चस्का लग जाता है फिर वो बार बार कर लेता है। ऐसे पाकिस्तान देखो, आज तक रिकॉर्ड है उसका, 5 साल की पूरी पंचवर्षीय पूरी नहीं करनी थी कभी जनता ने। तो जनता विद्रोह करती है तो सेना विद्रोह करती है, एक बार जिसको लग जाता है चस्का इस बात का, पावर का, फिर बार बार कर लेता है। और गांधी इतनी दूर का सोचते थे कि एक बार अगर हमने अंग्रेजों को भगाने के लिए हथियार उठाए, ध्यान रखना आने वाले समय में जो शासन करेगी उस सरकार को भगाने के लिए भी हम हथियार उठाएंगे, और ऐसे देश में फिर कभी शांति नहीं आ सकती। इसीलिए गांधी जी ने कभी भी उनको भगाने के लिए हथियार नहीं उठाए, उन्होंने सत्याग्रह किया, उन्होंने असहयोग आंदोलन जैसे बड़े बड़े आंदोलन किए, उन्होंने भूख हड़ताल करी,
कि हम ऐसे दबाएंगे उन पर मानसिक रूप से दबाव डालेंगे, ना कि हथियार लेकर के उनके खिलाफ उतर जाएंगे। अगर ऐसा करेंगे तो ये हमको हमेशा के लिए हो जाएगा ये, और ये हमको बार बार झेलना पड़ेगा। इसलिए गांधी जी ने अपने विजन के आधार पर इतनी दूर का सोचा था। और आज के कुछ युवा नेता निकलते हैं और गांधी जी को ऐसे कह देते हैं कि गांधी ने ये गलत किया, वो गलत किया। अरे तुम सोच भी नहीं सकते जितने आगे का वो आदमी प्लान बना करके चलता था। तो गांधी जी ने किया। अब ये आदमी प्रत्यक्ष कार्रवाई करवा दिया कि अब तो हम लेके रहेंगे पाकिस्तान। गांधी ने कहा यार बहुत खराब आदमी हूँ। तब फिर गांधी जी ने अपने आप को इससे साइडलाइन कर दिया, क्योंकि इससे पहले गांधी जी ने कहा था कि अगर भारत का विभाजन होगा, पाकिस्तान का निर्माण होगा, तो मेरी लाश पर से होकर के हो जाएगा। गांधी जी भी फिर उसके बाद में साइड हो गए कि यार वैसे भी लाखों की लोग जनता मर रही है, लाखों में लोग मर रहे थे प्रत्यक्ष कार्रवाई में। लोग जहां जहां मुसलमान बहुल में थे वहां पे दंगे कर रहे थे, सीधे मार काट गर्दन ही काट दे रहे थे, लोगों को जान से मार रहे थे। तो गांधी ने कहा कि यार उससे अच्छा तो यही है कि ये अलग हो जाए। डॉक्टर भी यही करते हैं कि शरीर के किसी हिस्से में अगर कैंसर हो गया तो फिर वो हाथ ही काट के अलग करते हैं कि यार पूरा जान ही जाने से अच्छा है वो हाथ ही काट के अलग कर दो। थोड़ा सा खराब लगेगा कि डंडा हाथ है ही नहीं यहाँ पे, लेकिन फिर भी पूरे बॉडी में कैंसर फैलने से पहले ही अगर उसको काट के अलग कर दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। इसलिए तो पाकिस्तान को कभी कभी हम कैंसर कह देते हैं, नहीं कह देते हैं। तुम लोग कहते हैं सर ऐसा क्यों बोलते हो, है वो कैंसर ही था। तभी तो गांधी जी ने बाद में 1947 में जब विभाजन हुआ तो गांधी जी उसके खिलाफ एक वर्ड भी नहीं बोले, क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं लग गया था कि यार अब इसका कोई इलाज नहीं हो सकता, अब इसको अलग होना ही इसका सबसे सही इलाज है। ऐसा किया। आज हम लोग गांधी को गांधी कहते हैं कि गांधी ने ये नहीं किया, गांधी ने वो नहीं किया। गांधी की जगह एक बार जा करके तो देखते। किसको ये पसंद आता कि वो महीनों महीनों तक भूखा बैठा रहे? कौन ये पसंद करता कि हम मरने की दम तक भूख हड़ताल करेंगे? कौन चाहता कि वो 6-6 साल तक जेल में रहे? कौन पसंद करता? देश के इतने बड़े नेता थे, चाहते तो वो भी कांग्रेस में कोई पद धारण कर लेते। कांग्रेस के कभी अध्यक्ष नहीं हुए 1924 के अलावा। बेलगाम अधिवेशन के अलावा गांधी जी ने कभी कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की। चाहते तो अपने आप को बहुत बड़ा कुछ करवा लेते, खुद ही सरकार बन जाते, लेकिन कुछ नहीं किया उन्होंने। गांधी जी ने तो यहाँ तक कहा था कि कांग्रेस की स्थापना ही सिर्फ इसलिए हुई थी कि अंग्रेजों को भारत से भगाया जा सके, भारत को आज़ादी दिलाया जा सके। कांग्रेस की स्थापना देश पे शासन करने के लिए नहीं हुआ था। कांग्रेस की स्थापना सिर्फ इसलिए की गई थी कि देश को आज़ादी दिलाई जा सके। इसलिए जैसे ही देश को आज़ादी मिल जाए, कांग्रेस ये स्वयं सुनिश्चित करे कि अपने आप को वो स्थगित कर दे, अपने आप को समाप्त कर ले, क्योंकि उसका काम ही सिर्फ उतना ही था। गांधी जी तो पहले से कांग्रेस में नहीं थे, तो गांधी जी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे कभी, वो अपने आप को अलग ही रखे थे, कांग्रेस अलग। हालांकि मानती सब गांधी जी की बात थी कांग्रेस, क्योंकि सारे लोग सम्मान करते थे गांधी जी का, लेकिन वो गांधी जी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। अब वो ये चाहते थे कि जैसे ही देश आज़ाद हो जाए कांग्रेस अपने आप को ख़त्म कर ले, क्योंकि उसका काम हो चुका है। लेकिन फिर सत्ता के लोभी तो हर जगह होते हैं, इस समय भी हैं, उस समय भी होते थे। उन लोगों ने कहा कि आगे कंटिन्यू करते हैं, है ना, चुनाव लड़ते हैं, सरकार बनाएंगे। ऐसा किया। तो आई होप ये कहानी पूरी समझ में आ गई होगी। कल तुम्हारी संविधान सभा की हम बैठकें करवाएंगे और कौन कौन सी बैठक में क्या क्या हुआ और संविधान हमारा कैसे बना, ये एक वीडियो और रहेगी। और उसके बाद में फिर हम लोग एंट्री करने लगेंगे संविधान में, है ना। अभी संविधान के पेज नहीं पलटेंगे, अभी हम लोग बाहर से देखेंगे, क्योंकि अभी निर्माण के बाद में हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसकी विशेषताएं। निर्माण हो जाएगा फिर विशेषताएं पढ़ेंगे, और विशेषताओं के बाद में विनिर्माण में हम लोग को स्रोत भी पढ़ना है ना। संविधान सभा पढ़ रहे हैं, संविधान सभा के बाद में हमको स्रोत पढ़ना है, स्रोत के बाद में फिर हम लोग विशेषताएं पढ़ेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को इतनी क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, अच्छे से समझ में भी आया होगा। आज का वीडियो थोड़ा सा बड़ा रहा है बाकी पुराने 2 वीडियो की अपेक्षा, और मुझे भरोसा है ये पूरा का पूरा वीडियो तुम लोगों को पसंद आएगा और तुम लोगों को छोड़ने का मन भी शायद नहीं करेगा। हाँ, कर सकता है थोड़ा बहुत इस वजह से कि बाहर से गाड़ियों की आवाज़ आ रही थी, एक उस वजह से इरिटेट हो सकते हो। कुछ लोग बीच बीच में बोल रहे थे भैया ये काम है वहाँ, ये थोड़ा तुमको इरिटेट कर सकता है। थोड़ा हम जब बीच बीच में तेज बोल रहे हैं तो फिर मेरा माइक थोड़ा ये गड़बड़ कर जाता है, तो खिंच खिंच की आवाज़ करती है, तो वो थोड़ा तुम लोगों को इरिटेट कर सकता है। समस्याएं बहुत सारी तुमको हैं जो इरिटेट कर सकती हैं, पर फिर भी आप लोग अगर यहाँ तक देख रहे हो तो इसका मतलब है आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुना है। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और अपने लोगों, जो भी लोग पढ़ने वाले हों उन तक शेयर भी कर देना। आज की क्लास तो यहीं तक रखते हैं। जय हिंद।